ठंड में बहू की लंबे बालों की रजाई। अरे वो सुगंधा की बहू के बाल देखिए कितने लंबे और घने हैं। हाँ, काफी लंबे बाल हैं उसके। पूरे गांव में जहाँ से वो गुजरती है हर जगह बस उसके बालों की ही चर्चा होती है। अरे सुषमा और कांति काकी, सिर्फ सुगंधा काकी की बहू के ही बाल लंबे नहीं हैं, बहू के मायके में जितने भी है ना, सबके बाल ऐसे ही लंबे घने हैं। तुम्हें कैसे पता? मेरे पड़ोस के गांव में ही मालिनी का मायका है ना, और हम बचपन में एक ही स्कूल में थे। और तो और हमारी मम्मियों का एक दूसरे के घर आना जाना भी रहता था। बस कनीता, बस इतनी रामगाथा नहीं सुननी है। वैसे इसके इतने लंबे बालों का राज क्या है? अगर मुझे पता होता तो आज मेरे बाल लंबे ना होते। जेनेटिक है, कोई राज नहीं है उसके पीछे। सारी पड़ोसनें यहाँ मोहल्ले में बैठकर ऐसे पंचायत कर रही थी, तभी बहू वहीं से गुजरती है और सारी बात सुन लेती है। अगर आपको मेरे बालों का राज जानना है तो मुझसे पूछो, ये आस पड़ोस में क्या कानाफूसी करती रहती हो काकी? अब आई है तो बता ही दे बहू, क्या राज है तेरे लंबे करने बालों का? कोई राज नहीं है, बस अपने बालों की सही केयर करोगी तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। और सबके बालों के बढ़ने की एक लिमिट होती है, इसलिए बहुत से लोगों के बाल ज्यादा नहीं बढ़ते। चलो अब मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। मालिनी जल्दी से घर आती है। बहू भूख लगी है, कुछ बना दी जल्दी से। हाँ माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी दाल है और थोड़ा सा ही चावल रखा है। अगर मैं दाल चावल बनाऊंगी तो सबको नहीं हो पाएगा, क्यों ना मैं इसे खिचड़ी बना दूं? माँ, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा माँ। आपको खिचड़ी बनानी है तो सब्जी वाली बनाओ, दाल वाली अच्छी नहीं लगती है। मालिनी रसोई में देखती है, सारी सब्जियां खत्म थी, पास में पैसे भी नहीं थे। मालिनी रसोई में खड़ी खाली डिब्बों को देखती रह जाती है। आटे का डिब्बा नीचे से झांक रहा था, दाल बस एक कटोरी बची थी और चावल मुट्ठी भर। ठंड इतनी थी कि रसोई की खिड़की से आती हवा हाथों को सुन्न कर रही थी। बाहर कोहरा ऐसा छाया था जैसे पूरे गांव ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। हे भगवान, आज बच्चों को क्या खिलाऊं? उसकी नजर कोने में रखी फटी हुई रजाइयों पर जाती है। किसी की रजाई से रुई बाहर झांक रही थी, किसी में इतने गड्ढे के ओढ़ो तो ठंड और ज्यादा लगती। मालिनी ने गहरी सांस ली और चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा दी। आज और कोई रास्ता नहीं था। बहू जल्दी से बना, ठंड से हाथ पैर जम रहे हैं। हाँ माँ जी, बस बन ही रही है। खिचड़ी बनकर तैयार हुई। मालिनी ने सबको थोड़ी थोड़ी परोसी। बच्चों के चेहरे देखकर उसका दिल बैठ गया। माँ को कहा था कि खिचड़ी मत बनाना, फिर भी माँ ने खिचड़ी बना दी। माँ आज भी वही खिचड़ी? माँ ठंड लग रही है। मालिनी ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। खुद की थाली उसने आधी से भी कम भरी। सब खाकर उठे पर पेट किसी का नहीं भरा। शाम ढलते ही ठंड और बढ़ गई। घर की दीवारों से ठंडी हवा रिसने लगी। रजत अभी तक काम की तलाश में बाहर था। बच्चे पढ़ाई छोड़ जल्दी जल्दी रजाइयों में घुस गए। माँ रजाई में हवा आ रही है। माँ पैर ठंडे हो रहे हैं। मालिनी ने रजाइयों को ठीक करने की कोशिश की, पर फटे कपड़े में क्या ठीक होता। उसने पुराने स्वेटर बच्चों पर डाल दिए। बस बेटा आज ऐसे ही सो जाओ। आधी रात हो चुकी थी। बच्चे सोने की कोशिश कर रहे थे पर ठंड से उनकी देह कांप रही थी। मालिनी जागती रही, हर थोड़ी देर में किसी न किसी बच्चे को ढकती। मम्मी ठंड। मालिनी ने उसे सीने से लगाया, तभी नैना की आंख खुली। मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी आपके बाल इतने लंबे हैं ना, आप खोल दो ना, मैं आपकी चोटी के नीचे ही सो जाऊंगी। आपके बाल तो गर्म होते हैं। मालिनी सन्न रह गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। अरे पगली, सच मम्मी, जब आप मेरे पास बैठती हो ना तो ठंड कम लगती है। मालिनी ने बिना कुछ कहे अपनी लंबी चोटी खोल दी। बाल कमर से नीचे तक फैल गई। काव्या और तरुण भी उठ बैठे। मम्मी हम भी। माँ अगर आपको बुरा न लगे तो। मालिनी ने तीनों बच्चों को अपने पास खींच लिया। उसके बाल बच्चों के ऊपर फैल गए जैसे कोई मुलायम रजाई। आ जाओ, मेरी रजाई बन जाओ। बच्चों ने उसके बाल ओढ़ लिए। नैना उसकी चोटी के नीचे सिर रखकर सो गई। काव्या बालों को सीने से लगाकर मुस्कुराने लगी। तरुण ने पहली बार माँ के बालों की गर्मी महसूस की। बाहर हवा और तेज हो गई, पर उस कोने में जहां माँ और बच्चे सटे थे एक अजीब सी गर्मी थी। मालिनी जागती रही, बच्चों की सांसों की लय सुनती रही। हे भगवान, मेरे बच्चे को कभी ऐसी रातें ना दिखाना। सुगंधा दूसरे कमरे में करवटें बदल रही थी। उसे भी ठंड लग रही थी, पर बहू के कमरे में आती बच्चों की धीमी हंसी और चैन की सांसें उसने सुन ली। शायद मैंने ही कभी इसकी तकलीफ नहीं समझी। सुबह हल्की धूप निकली। बच्चे अब भी मालिनी के बालों में लिपटे सो रहे थे। रजत नाइट ड्यूटी से थका हुआ घर लौटा। दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आईं। मालिनी, ये क्या हाल बना रखा है सबने?
आ गए आप अंदर आइए, पहले फ्रेश हो जाइए, फिर बात करते हैं। माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। रजत ने बच्चों को देखा, फिर मालिनी के बिखरे बालों को। तुम्हारे ये बाल आज रजाई बन गए। बाल ही तो हैं, बच्चों से बढ़कर क्या है। थोड़ी देर में सुषमा, कांति और नीता बाहर से गुजरी। खिड़की से उन्होंने देखा मालिनी बच्चों को बाल समेटते हुए हंसा रही थी। ये वही बहू है जिसके बालों की हम चर्चा करते थे। हम क्या पता था बहू के बाल इतने काम के हैं। लंबी बाल सिर्फ सुंदरता नहीं, सहारा भी होती है। ठंड की रातें अब रोज की मुसीबत बन चुकी थी। सूरज ढलने ही ऐसा लगता जैसे पूरे गांव पर बर्फीली चादर डाल दी गई हो। कच्ची दीवारों से सिहरन उतर उतर कर घर के भीतर आ जाती है। छत से टपकती ओस की बूंदें जमीन पर गिरकर और ठंड फैला देती। रजत दिन भर मेहनत करके जो थोड़े बहुत पैसे लाता, उनसे बस घर का राशन ही भर पाता। कभी आटा, कभी चावल, कभी नमक तेल, पर गर्म कपड़ों या नई रजाइयों की तो बात ही दूर थी। रात होते ही सब अपने अपने कोने में सिमट जाते। माँ आज भी हवा अंदर आ रही है। बस बेटा, ऐसे सट कर लेट जाओ। मम्मी, मेरे पैर बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए हैं। मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत ठंड है। मालिनी चुपचाप अपनी चोटी खोल देती है। उसके लंबे बाल बच्चों के ऊपर फैल जाते हैं जैसे कोई जिंदा रजाई हो। मम्मी अब ठीक है। आपके बाल गर्म है। पर एक कोना ऐसा भी था जहां गर्मी नहीं पहुंचती थी। रजत और सुगंधा फटे कंबल में दुबके रहते। हाय राम, हड्डियां टूट रही हैं ठंड से। माँ बस रात कट जाए, सुबह सूरज की गर्मी से आराम हो जाएगा। बस ये ठंडी रातें ही सारी फसाद की जड़ है। मालिनी बार बार उधर देखती, पर उसके पास देने को कुछ नहीं था। लगातार ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया। तरुण को खांसी रहने लगी, नैना को बुखार चढ़ गया, काव्या की नाक बहती रहती। रजत, बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है। डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे भी तो नहीं है। बच्चों की दवा कैसे करवाएं? सुगंधा भी खांसते खांसते सीना पकड़ लेती है। बहू, शरीर साथ नहीं दे रहा। ऐसा लगता है खांसते खांसते प्राण ना निकल जाए। मालिनी रातों को जागकर सबके माथे पर हाथ रखती, कभी बच्चों के, कभी सास के, कभी पति के। ठंड और लाचारी मिलकर उसका दिल तोड़ रही थी। वहीं मालिनी के बाल अजीब तरह से तेजी से बढ़ते थे। हर हफ्ते उसकी चोटी और लंबी हो जाती। गांव में लोग कहते इसके बाल कभी खत्म ही नहीं होते। हर रविवार मालिनी थोड़ा सा बाल काटती ताकि संभाल सके। कटे हुए बाल वो कपड़े में बांध कर रख देती। काश इन बालों से भी कुछ भला हो पाता। एक दिन दोपहर को गली में शोर हुआ, गुब्बारे ले लो, बाल दो, गुब्बारे लो। साथ में गांव का एक लड़का भी था। अरे तरुण, पता है ये अंकल बाल लेकर गुब्बारे देते हैं। सच? बाल देकर गुब्बारे? तीनों बच्चे जल्दी से घर की तरफ भागे। माँ माँ सुनो ना, माँ। क्या हुआ, बोलोगे? मम्मी, बाहर गुब्बारे वाला आया है। वो बाल देकर गुब्बारे देता है, हमें भी गुब्बारे चाहिए। मम्मी आपके बाल तो बहुत है ना, मम्मी आपके बाल थोड़े से दे दोगे तो हमें गुब्बारे मिल जाएंगे। थोड़ा सा दे दो ना माँ, हमें गुब्बारे मिल जाएंगे। हमें गुब्बारों से खेलना है, दुकानों पर महंगे मिलते हैं। मालिनी की आंखें भर आईं। बेटा ये बाल। मम्मी आप ऐसे बढ़ा लोगी, वैसे भी ये एक हफ्ते में ही बड़े हो जाते हैं। मालिनी चुपचाप अंदर गई, कपड़े में बंधे हुए बाल निकाले। उसने अपनी चोटी फिर खोली और थोड़ा और बाल काट लिए। अगर मेरे बाल बच्चों की खुशी बन सकते हैं तो यही सही है। मालिनी बाल लेकर बाहर आई। अरे बहन जी, इतने लंबे बाल। जितने गुब्बारे बन जाए दे देना। कुछ देर में रंग बिरंगे गुब्बारे बच्चों के हाथ में थे। मम्मी देखो ये गुब्बारे कितने सुंदर हैं। माँ धन्यवाद हमें रंग बिरंगे गुब्बारे दिलाने के लिए। उस रात भी ठंड थी, फटी रजाइयां थी, कांपते शरीर थे, पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। वो माँ के बालों की ओट में सोए, गुब्बारे पास रखे। मम्मी आज ठंड कम है। सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है। रजत और सुगंधा फिर से कांपते रहे। सुगंधा ने बच्चों को अपने बालों के तले अच्छे से सुला दिया। मालिनी तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया। दिल नहीं, मजबूरी है। अपने बच्चों की खुशी कैसे पूरी ना करूं? वैसे भी पूरी रात ठंड में ये काम चाहते हैं। जितना हो सके मैं उतना तो कर ही सकती हूँ। अगली सुबह ठंड कुछ ज्यादा ही तीखी थी। सूरज निकला जरूर था, पर उसकी किरणों में गर्मी नहीं थी, बस उजाला था। मालिनी आंगन में निकली तो देखा पड़ोस की औरतें अपने अपने घरों के सामने कुछ न कुछ बिछाई बैठी हैं। कहीं सूखी घास के गट्ठर खुले पड़े थे, कहीं पुराने तकियों के पंख हवा में उड़ रहे थे। लोग घास से रजाई बना रहे हैं, पंखों से कंबल, तो फिर मेरे पास जो है उससे क्यों ना कुछ करूं? कांति अपनी आंगन में बैठी घास को उलट पलट रही थी। बहू देख रही है ना,
रात में घास की रजाई ओढ़ेंगे, चुभती है पर ठंड तो काटती है। हाँ काकी, मजबूरी में ये सब चलता है। जब उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो क्या ही करेंगे हम लोग। मैं भी बच्चों को अपने बाल उड़ाकर सुलाती हूँ। थोड़ी दूर सुषमा पुरानी तकियों को फाड़ कर पंख निकाल रही थी। नई रजाई लेने के पैसे कहाँ हैं? पंखों से ही बना लेंगे। मालिनी कुछ देर खड़ी रही, फिर चुपचाप घर लौट आई। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, वो कुछ ऐसा करे जिससे उसके परिवार को भी ठंड में तड़पना न पड़े। दोपहर को बच्चे स्कूल गए तो मालिनी संदूक के पास बैठ गई। उसने धीरे धीरे ढक्कन खोला। नीचे कपड़े में बंधी कई गठरियां थीं, सालों के कटे हुए बाल। माँ कहा करती थी, कटे बाल फेंकना मत, किसी के हाथ लग जाएंगे। किसी ने टोना टोटका कर दिया तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। मायके का आंगन, माँ सुलोचना की सख्त आवाज। बेटी, बाल देवी का वरदान है, इन्हें बेइज्जत मत करना। कभी कभी फेंकना नहीं, हमेशा समेट कर रखना, संभाल कर रखना। मालिनी ने गठरियां खोल दी। बाल झरनों की तरह फैल गए, काले घने चमकदार। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने बिछ गई हो। अगर यही बाल आज मेरे बच्चों को बचा ले तो माँ भी बुरा नहीं मानेंगी। मालिनी ने नीता के घर से सुई धागा मांगा, पुरानी फटी चादर निकाली। आंगन में बैठकर उसने बालों की परतें जमानी शुरू की, एक के ऊपर एक, फिर चादर के बीच सिलना। बहू, ये क्या कर रही हो? मुझे बालों को तो चादर में क्यों सिल रही हो? रजाई बना रही हूँ बालों की। अरे, लोग क्या कहेंगे? बालों की रजाई कौन बनाता है? लोग रात में आकर मेरे बच्चों की ठंड नहीं काटते नीता। आज तक किसी ने नहीं बनाई, इसलिए तो मैं बना रही हूँ। जो मेरे परिवार के लिए सही होगा मैं वही करूंगी। नीता चुप हो गई। उसने बिना कहे धागा पकड़ाया। शाम होते होते हवा और तेज हो गई। रजत काम से लौटा, हाथ खाली, चेहरा उतरा हुआ। आज भी बस राशन के पैसे ही मिले। कोई बात नहीं, आज रात बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। रजत ने आंगन में फैली बालों की रजाई देखी। ये रजाई कहाँ से आई? मेरे बालों की रजाई है जी। इतने सालों से जो बाल मैंने काट के रखे थे, मैंने उससे ही ये रजाई बनाई है। तुम खुद को ही उड़ा रही हो बच्चों पर? रात को मालिनी ने बालों की रजाई बच्चों और सास पर उड़ा दी। मम्मी, ये रजाई तो बहुत गर्म है। ये तो मेरी मम्मी जैसी खुशबू देती है और बहुत सॉफ्ट भी है। आज हवा नहीं लग रही है और ठंडी भी नहीं लग रही, बहुत गर्माहट मिल रही है इसमें। सुगंधा ने भी करवट बदली। उन्हें भी बालों की रजाई में बहुत गर्माहट मिल रही थी। बहू, पहली बार लगा कि हड्डियां नहीं जम रही और दांत भी नहीं कड़कड़ा रहे हैं। मालिनी ने चैन की सांस ली, पर कमरे के दूसरे कोने में वो और रजत अब भी फटी चादर में ठिठुर रहे थे। मालिनी, तुम भी इधर आ जाओ। है, चादर में रहेंगे तो कम ठंड लगेगी। ठीक है, बस। दोनों पूरी रात करवटें बदलते रहे। ठंड उनकी हड्डियों तक उतरती रही, पर दिल को सुकून था। सुबह बच्चे तरोताजा उठे। पहली बार उनकी नाक लाल नहीं थी, हाथ सुन्न नहीं थे। मम्मी, आपने और पापा ने पूरी रात ठंड सही। आप दोनों हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। हमें एक और रजाई बनानी चाहिए मम्मी के बालों से, ताकि मम्मी पापा को भी ठंडी का सामना न करना पड़े। मालिनी चुप रही। उसके हाथ अपनी चोटी पर चले गए। बाल बहुत लगेंगे, लेकिन मैं अभी भी बहुत सारे बाल जमा करके रखे हैं। मैं उनसे और रजाई बना सकती हूँ। मम्मी, आपके बाल फिर बढ़ जाते हैं ना? हमें आपकी तरह मजबूत बनना है। खबर फैल गई। मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगी। बहू ने बड़ा साहस किया है। हम तो बस बातें करते रहे। बाल नहीं, ये तो ममता की रजाई है। कुछ औरतें डराती भी थीं। ऐसे बालियों इस्तेमाल करना ठीक नहीं। ठंड से मर जाना ठीक है, मेरे परिवार की ठंड से क्या हालत है ये तो मैं ही जानती हूँ। मालिनी गलत बोलने वाली पड़ोसन को सुनाकर चली जाती है। मालिनी ने फिर से संदूक खोला, बची हुई गठरियां निकाली। इस बार बच्चों ने खुद मदद की, बाल सुलझाई, परतें जमाई। मम्मी, ये बाल बहुत मुलायम है, इससे बहुत ही बढ़िया रजाई बनकर तैयार होगी। ऐसे रखो ताकि पापा को ज्यादा गर्मी मिले। रजत एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। वो बच्चों और मालिनी को रजाई बनाते हुए देख रहा था। मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। हो रहा है, तुम साथ हो यही काफी है, बाकी हम देख लेंगे। इसके बाद मालिनी बच्चों के साथ मिलकर एक बड़ी सी रजाई बनाती है, ताकि रजत और मालिनी उसमें आराम से सो सकें। रातें और सख्त होती जा रही थी। हवा में जैसे सुइयां थी, छत से टपकती ओस अब बर्फ जैसी लगती है। बहू, आज भी छाती भारी है। माँ जी, रजाई ठीक से ओढ़ लीजिए ना, ठंड नहीं लगेगी। बच्चे बालों की रजाई में चैन से थे, पर बाहर ठंड का कहर जारी था। ये ठंड नहीं, हमारी परीक्षा है, और हम रोज पास हो रहे हैं। सर्दियां की एक और रात थी।
लेकिन आज इस घर में पहली बार ऐसा सन्नाटा था जिसमें कांपने की आवाज नहीं थी। हवा अब भी उतनी ही तेज थी, छत से ओस अब भी टपक रही थी, पर कमरे के भीतर बालों की रजाई ने जैसे एक अलग ही दुनिया बना दी थी। मालिनी ने दोनों रजाइयां जोड़कर पूरे परिवार पर फैला दी थी। बच्चे बीच में, सास एक तरफ और किनारे रजत और मालिनी। मम्मी आज ठंड सच में नहीं लग रही। आपकी रजाई सबसे अच्छी है। मम्मी इतनी गर्म है कि आज से पहले इतनी गर्मी महसूस नहीं हुई। मम्मी आज नींद आ रही है। मालिनी ने राहत की सांस ली। उसकी आंखें थकान से जल रही थी, पर दिल में एक सुकून था। कम से कम आज रात कोई ठिठुरा नहीं था। बहू, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। आज बरसों बाद हड्डियों में आराम है। रजत चुप था। वो छत को घूर रहा था जैसे वहां से जवाब गिरने वाला हो। रात के सुकून के बावजूद सुबह होते ही हकीकत वापस आ गई। रजत ने चूल्हे के पास बैठकर पैसों की छोटी सी पुड़िया खोली, सिक्के और कुछ तुड़े मुड़े नोट्स। बस इतना ही पैसा बचा है। अब समझ नहीं आ रहा कि इसमें घर कैसे चलेगा। राशन के लिए इतने पैसे पर्याप्त नहीं है। अभी तो स्कूल फीस भी बाकी है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, माँ जी की दवाइयाँ हैं, घर के अन्य खर्च, तेल साबुन पानी बिजली, सब कैसे होगा जी? मैं परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कि कैसे पैसे आए। मालिनी का दिल धक से रह गया। तरुण की फीस तो महीने से बाकी है, नैना की किताबें भी लेनी है, बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो रहे हैं, ट्यूशन के लिए भी पैसे नहीं है। काम तो रोज करता हूँ, पर मजदूरी बस पेट भरने लायक ही मिलती है। मैं खुद परेशान हूँ मालिनी कि कैसे मैं अपना घर चलाऊं। मालिनी चुप हो गई। वो आंगन में पड़ी बालों की रजाई को देखती रही। दोपहर को मालिनी पानी भरने बाहर गई। रास्ते में कांति और सुषमा बातें कर रही थी। सुना है शहर में ऊन की रजाई बहुत महंगी बिकती है। हमारे पास ऊन कहाँ कि हम रजाई बनवा सके। मालिनी वहीं ठहर गई। ऊन नहीं, पर मेरे पास बाल हैं। उसके कदम तेज हो गए। घर पहुंचते पहुंचते उसके दिमाग में जैसे कोई रास्ता साफ होने लगा। रात को जब बच्चे सो गए, मालिनी ने रजत से बात की। रजत, एक बात कहूं? बोलो, क्या बात है? क्या सोच रही हो? सब ठीक है ना? अगर मैं बालों की रजाई बनाकर बेचूं तो कैसा रहेगा? बेचूं? यार, ओढ़ने तक के लिए ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग सही है क्या? ये काम करेगा? देखो ये रजाइयाँ कितनी गर्म है। लोग ऊन खरीदते हैं, हम बालों से बना सकते हैं। और जो ऊन और रुई की रजाई नहीं खरीद सकते वो तो पैसे देंगे। रजत कुछ देर चुप रहा, लेकिन अभी वो सोच में था कि लोग खरीदेंगे या नहीं। लोग खरीदेंगे, यकीन है। ठंड में लोग गर्मी देखते हैं। ये किससे बनी है वो बाद में। रजत ने गहरी सांस ली। कोशिश कर लो, शायद यही रास्ता है। अगले दिन मालिनी ने संदूक खोला, बचा हुआ बाल गिना। रजाइयों के लिए बाल बहुत लगते थे और उसके पास अब ज्यादा नहीं थे। अगर सच में बेचना है तो बाल चाहिए। उसके जहन में मायके की तस्वीर उभरी। मम्मी, भाभी, दीदी सबके लंबे बाल हैं और माँ ने तो बोरियों में ढेर सारे बाल संभाल कर रखे हैं। इससे मेरा काम हो जाएगा। मालिनी ने पड़ोस के फोन से अपनी माँ को कॉल किया। माँ, कैसी हो आप? मुझे आपसे एक काम था। क्या हुआ बेटी? आवाज ठीक नहीं लगी। माँ, यहाँ बहुत ठंड है और पैसे की बहुत तंगी। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन हम तो खुद ही गरीब हैं। मैं तेरी क्या ही सहायता कर सकती हूँ, बता। मालिनी ने हिम्मत करके सब बता दिया। बालों की रजाई बेचने का विचार। कुछ पल चुप्पी रही, फिर हम बाल फेंकते नहीं हैं, याद है ना? हाँ माँ, उसी भरोसे आपको फोन किया है। तुम आइके आजा, जितने बाल जमा है सब ले जा। मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। अगले हफ्ते रजत ने जैसे तैसे बस का किराया निकाला। मालिनी मायके पहुंची। माँ ने आंगन में बड़ी बड़ी बोरियां रख दी। माँ, इतने सारे बाल? पीढ़ियों के बाल हैं बेटी। मालिनी ने बोरियों को छुआ। उसे लगा जैसे अपनी जड़ों को छू रही हो। इन्हें गर्मी बनाकर लौटाना, यही असली पूजा है। जब मालिनी घर लौटी तो मोहल्ले में चर्चा फैल गई। बहू, ये क्या है? कच्चा माल। रजत ने बोरियां अंदर रखी। अब सच में काम शुरू होगा। रात को पूरा परिवार बालों की रजाई में सिमटा था। बाहर ठंड अब भी थी, भीतर गर्मी। मम्मी, जब ये रजाइयां बिकेंगी तो हमारी फीस भर जाएगी ना? हाँ बेटा, कोशिश तो यही है। मालिनी छत की ओर देखती रही। उसके हाथों में सुई धागा था, मन में हिसाब किताब। कितनी रजाइयां बनेंगी, कितनी बिकेंगी। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। पैसे की तंगी अब भी थी, फीस अब भी बाकी थी। मालिनी के घर के आंगन में अब ठंड के साथ एक और चीज थी, लगातार चलती हुई सुई की टक टक। बड़ी बड़ी बोरियां एक कोने में रखी थी, जिनमें मायके से लाए गए ढेर सारे बाल भरे थे। हर बोरी जैसे किसी उम्मीद का वजन उठाई खड़ी थी। सुबह अंधेरे में ही मालिनी उठ जाती, चूल्हे पर पानी चढ़ाती, बच्चों के लिए सूखी रोटी सेंकती और फिर सुई धागा हाथ में ले लेती। आज कम से कम एक रजाई तो पूरी करनी ही है। दिन निकलते ही बच्चे स्कूल जाते। फीस अभी भी बाकी थी, इसलिए मास्टर की डांट का डर बच्चों की आंखों में साफ दिखता। मम्मी, आज मास्टर ने फिर पूछा था। बेटा, थोड़ा और समय दे दो।
बच्चे जाते ही मालिनी फिर बालों की गठरी खोलती, बालों को सुलझाती, परतें जमाती, चादर के बीच सिलती। उंगलियों में छाले पड़ चुके थे पर हाथ रुकते नहीं थे। बहू थोड़ा आराम कर ले। माँ जी, जब हाथ चलेंगे तभी पेट चलेगा। रजत भी काम से लौटकर देर रात तक मदद करता, कभी बाल फैलाता, कभी रजाइयों को धूप में डालता। तुम अकेली नहीं हो मालिनी। जानती हूँ। एक हफ्ते के भीतर आंगन में रजाइयों की एक छोटी ढेरी लग गई, मोटी, भारी, गरम। मालिनी ने उन्हें हाथ से दबाकर देखा जैसे किसी बच्चे का माथा सहला रही हो। बस आप बाजार ले जाने लायक हैं। पर डर भी था, लोग खरीदेंगे या हंसेंगे। सुबह सुबह मालिनी ने रजाइयों को कपड़े में लपेटा। रजत ने ठेले का इंतजाम किया। डर मत, जो अपने घर को गर्म कर सकती है वो दूसरों को भी कर देगी। बाजार में भीड़ थी, सब्जी वाले, उनकी रजाइयां बेचने वाले, पंखों के गद्दे। मालिनी ने एक कोना चुना, रजाइयां खोलकर सजा दी। लोग रुक रुक कर देखने लगे। ये किसकी बनी है? बालों की। बालों की रजाई? हाँ, बहुत गर्म होती है। कुछ लोग हंसकर आगे बढ़ गए पर कुछ ने हाथ लगाकर देखा। अरे ये तो सच में गर्म है। एक बुजुर्ग आदमी ठिठुरता हुआ पास आया। अरे बहू, रात में बहुत ठंड लगती है। ओढ़ कर देख लीजिए। उसने रजाई ओढ़ी। कुछ पल बाद उसकी सांसें सामान्य हो गई। अरे ये कितने की है? बुजुर्ग ने बिना मोल भाव के पैसे थमा दिए। भगवान भला करे। मालिनी के हाथ कांप गए। ये उसकी पहली कमाई थी। सिर्फ पैसे नहीं, भरोसा भी था। जैसे जैसे दिन चढ़ा भीड़ बढ़ती गई। ये देख, बालों की रजाई है। सच? चल हाथ लगा कर देखते हैं। लोग लाइन में खड़े होने लगे। बहन, एक मेरे लिए भी रख देना। सबको मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार। कांति और सुषमा भी बाजार आई थी। अरे ये तो मालिनी है। मैंने कहा था इसके हाथों में हुनर है। वो भी लाइन में लग गई। बहू, मेरे लिए भी एक रख दे। काकी, आपके लिए तो जरूर। शाम तक ज्यादातर रजाइयां बिक चुकी थी। मालिनी के पास एक छोटी सी पोटली भर के पैसे थे। इतनी? रजत दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। आज तुमने सिर्फ रजाई नहीं बेची, उम्मीद बेची है। घर लौटते समय मालिनी थकी हुई थी पर कदम हल्के थे। कैसी रही बिक्री? माँ जी, बिक गई। सुगंधा की आंखें भर आईं। ये बाल सच में लक्ष्मी बन गए। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चला। मालिनी रोज नई रजाइयां बनाती, बाजार में ले जाती। खबर फैल चुकी थी। अरे बालों वाली रजाई आई क्या? हाँ, आई है। कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। राशन का डर कुछ कम हुआ पर स्कूल के फीस और घर के दूसरे खर्चे अब भी सामने खड़े थे। मालिनी की पीठ दर्द करने लगी, आंखें लाल रहने लगी। फिर भी वो रुकती नहीं। थोड़ा कम काम किया कर लिया करो। अभी रुकने का वक्त नहीं है। बोरियां अब भी आधी भरी थी। बाजार की मांग बढ़ रही थी। एक दिन बाजार के एक दुकानदार ने पूछा, अरे भाई बहन, रोज रोज तुम सड़क पर क्यों बैठती हो? मेरी दुकान के बाहर बैठ जाओ। किराया? उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बाद में देखेंगे, तुम चिंता मत करो। ये एक और कदम था पर साथ में नई जिम्मेदारियां भी। घर में अब रातें सुकून से कटने लगी थी। पूरे परिवार को बालों की रजाई मिल चुकी थी पर बाहर की दुनिया में संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। बच्चों की फीस अभी बाकी थी, घर के खर्च अभी पूरे नहीं हुए थे और मालिनी के हाथों की सिलाई अभी और तेज होनी थी। समय धीरे धीरे करवट बदलने लगा। बालों की रजाइयों की चर्चा अब सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रही, आसपास के गांव तक फैल गई। लोग खुद मालिनी के घर आकर पूछने लगे, अरे बहू, वही बालों की रजाई मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी भैया, बस 2 दिन का समय लगेगा। मालिनी दिन रात सिलाई करती। रजत भी अब पूरा साथ देने लगा था। कोई रजाई धूप में डालता, कोई बाजार पहुंचाने में मदद करता। पैसे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। पहली बार ऐसा हुआ कि रजत राशन की दुकान से पूरा सामान लेकर लौटा। आज नमक तेल सोचकर नहीं लेना पड़ा। भगवान ने देर से ही सही सुन तो ली। मालिनी ने सबसे पहले बच्चों की स्कूल फीस जमा करवाई। मम्मी, मास्टर ने कुछ नहीं कहा आज। मेरी नई कॉपी भी आ गई। अब मैं रोज स्कूल जाऊंगी। कुछ पैसे बचने लगे तो मालिनी ने एक और जुगाड़ सोचा। क्यों ना घर के आगे छोटी सी किराने की दुकान खोल ले। सच? लेकिन कैसे? मेरा डा फोन होया था बेड़ा है वो देखने लगी। किदा सी